So, Assalamu alaikum students. So, before starting something, I want to tell you something about my notes. These are my notes. ये मेरे notes हैं और ये जो है ये हमारी यूनिवर्सिटी के notes हैं, handouts. So, मैं मेन डिफरेंस आपको पहले बता दूं कि जो मेरे हैंडआउट्स में है या इसमें है वो कोई भी नहीं है। वो बस ये है कि यहाँ पे हमने ज़्यादा लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है पीपल विद बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर आर प्री ऑक्युपाइड विद एन इमेजिन्ड आर एक्सग्रेट डिफेक्ट इन देयर पेरेंट्स ऑल द पीपल। सो दिस इज रिटन हेयर वाइल दिस इज माई हैंडआउट्स। सो ये मैंने खुद बनाया है, ये मेरा खुद के नोट्स हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इसको आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी रादर देन कि आप वो पढ़ें। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं और ये हमारा दूसरा पार्ट है इसी लेसन का। तो ये जो है ये क्या है कि एक्सेसिव कंसर्न होता है हमें अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। हम अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। इमेजिन्ड और एग्जेगरेटेड डिफेक्ट्स, हमें खुद में डिफेक्ट्स नज़र आते हैं और जो दूसरे हैं वो इसमें कोई भी डिफेक्ट उनको नज़र नहीं आता। वुमेंस को अपने डिफेक्ट कहाँ नज़र आता है, अपनी स्किन में डिफेक्ट नज़र आता है, अपने हिप्स में, अपने ब्रेस्ट में, लेग्स में। मैन जो होते हैं उनको कहाँ पे अपने डिफेक्ट्स नज़र आते हैं, उनको अपनी हाइट में मसले नज़र आते हैं, उनको अपने पेनिस साइज़ में और इस तरह की चीज़ों में। तो जो मसल डिस्मॉर्फिया है वो क्या है कि एक सब टाइप है। क्या है? एक सब टाइप है किसकी? बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की, जहाँ पे क्या होता है कि इंसान को यकीन हो जाता है कि उसकी बॉडी बहुत छोटी है, उसके मसल्स जो हैं वो इनएडिकेट है। इवन व्हेन मस्कुलर एंड फिजिकल फिट कॉमन बिहेवियर जो थे जो हैं जो कि क्या बिहेवियर एक पर्सन शो करता है जिसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होता है कि वो बार बार शीशा देखेगा, बार बार खुद को कंपेयर करेगा दूसरों के साथ, बार बार लोगों से पूछेगा कि मैं प्यारा लग रहा हूँ ना, मेरे में कोई मसला तो नहीं है, और ख़ुद को बार बार मेकअप करेगा और ये सारी चीज़ें करके खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा कि कहीं मेरे अंदर कोई डिफेक्ट है और लोग मुझे जज ना कर रहे हो। बार बार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। अवॉइडेंस बिहेवियर क्या है कि कुछ लोग खुद को अवॉइड करते हैं शीशे के सामने जाने से, लाइट्स के सामने जाने से, सोशल सिचुएशंस में। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सॉरी। तो आगे है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या होता है कि हमने देखना होता है कि क्या क्या क्राइटेरियाज आते हैं। अगर इन क्राइटेरियाज पे एक बंदा पूरा उतरता है तो ये बीमारी उसमें है। ये अब तक हमने जितनी बीमारियां पढ़ी हैं तब तक हमें अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो प्री ऑक्यूपेशन क्या है कि विद परसीव्ड अपीयरेंस फ्लॉज, हमें खुद में फ्लॉज नज़र आते हैं, वो ऑब्जर्वेबल नहीं होते या जो है दूसरों से मतलब कम ही होते हैं। खुद से हमने अपने फ्लॉ जो है वो परसीव किए होते हैं खुद से ही। और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो क्या है कि हम बार बार एक ही रिपीटेटिव बिहेवियर अपना परफॉर्म करते हैं, बार बार शीशे को देखना और ये सारी चीज़ें। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि ख़ुद से हमें सर्टेन टाइप की जो है डिस्ट्रेस होता है। हम लाइक वी आर नॉट एट फील आर सेल्फ एट पीस, या वो बंदा वो सुकून में खुद को नहीं महसूस करता, वो बार बार उसको कोई ख़ास टाइप की एंजाइटी हो रही होती है। सही है। तो जो चौथा क्राइटेरिया है कि कोई दूसरा डिसऑर्डर जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करता। उसके बाद जो इसको स्पेसिफाई करनी है वो कौन सी चीज़ें हैं। एक तो मसल डिस्मॉर्फिया है कि अपने जो मस्कुलर बॉडी है वो इनफ नज़र नहीं आती, लेकिन वो या तो अपने मसल जो है बहुत छोटे लग रहे हैं या बहुत बड़े लग रहे हैं या खुद से ही अपने मसल से मसला है। उसके बाद इनसाइट लेवल्स होते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि उनको पता होता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत है, लाइक ये सही नहीं है। तो कुछ होते हैं कहते हैं नहीं ये थोड़ा तो है सही, इसीलिए मैं ऐसे सोच रहा हूँ। और जो अपसेंट होती है वो उनको तो पूरा यकीन होता है कि जो मतलब मैं फील कर रहा हूँ यही बिल्कुल ठीक है। अब अगला जो डिसऑर्डर है वो है होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर में क्या है कि होर्डिंग डिसऑर्डर यहाँ पे मैं आपको अपने पहले हैंडआउट्स दिखा दूँ ना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं। पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड टू स्टॉप, अपने कंसर्न्स के बारे में उनको सोचना जो है मतलब मुश्किल लगता है सोचना, और यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अपने मिरर्स को अवॉइड करता है, सरफेसेस को, ब्राइट लाइट्स को, देखे ही हमने सारा पढ़ा है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में भी हमने पढ़ा है कि परसीव्ड डिफेक्ट्स ऑफ फ्लॉज इन फिजिकल अपीयरेंस दैट आर नॉट ऑब्जर्वेबल, ये हमने पढ़ा। ये सारे क्राइटेरियाज हमने पढ़े, लेकिन वो बेटर तरह से वहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वहाँ भी ये है कि ज़रा उनको पॉइंट आउट करके लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ जैसे पैराग्राफ्स की फॉर्म में या ज़्यादा ज़्यादा करके, वो थोड़ा थोड़ा करके लिखा हुआ है। और बेसिक हमारा मकसद ये होता है कि हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें।
तो यहाँ पे हम आते हैं, होर्डिंग डिसऑर्डर क्या है। होर्डिंग डिसऑर्डर जो है वो उसमें परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी होती है अपनी पोजेशंस को डिस्कार्ड करने में। हमें अपने ये भी आई गेस हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था हमने, ओके। तो ये जो है बार बार हम चीज़ों को बाहर फेंकने में हमें मुश्किल होती है। हम चीज़ों को सेव करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं। जैसे अक्सर हमारी अम्मियाँ कहती हैं कि ये चीज़ भी संभाल के रख लो, वो चीज़ भी संभाल के रख लो, काम आएगी, और ऐसे घर में बहुत ज़्यादा गन जमा हुआ होता है। तो बेसिकली उनको होर्डिंग डिसऑर्डर होता है। तो अगर अब आप ये अम्मी अपने को बोलेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है कि तुम हमें अभी से पागल कहने लगी और आपको भी वो पागल कहेंगी। सही है कि तुम खुद पहले वाले पागल होगी। खैर कि मैंने बहुत ज़्यादा ही आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लोग क्या करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे करेंगे, यूजलेस ऑब्जेक्ट्स रखेंगे और चीज़ों से इमोशनली अटैच हो जाएंगे, और उनको फेंकने से उनको क्या होगा कि रोकेंगे लोगों को कि इसको नहीं फेंकना प्लीज़, ये मेरे काम आ सकती है। तो होर्डेड आइटम्स में कौन सी चीज़ें आती हैं? कपड़े संभाल लेना, अखबारें संभाल के रख लेना, घर के टूल्स वगैरह, कंटेनर्स, डिब्बे रख लेना घर में, और इस तरह की चीज़ें सारी। तो वो चीज़ों को क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि वो जो आइटम है वो शायद कभी हमारे काम आ जाए, वो उनकी कोई वैल्यू होगी, और जो है उनको फेंकना जो है उनके लिए ज़रा डिस्ट्रेसिंग होता है। तो इस तरह क्या होता है, इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? इसके कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि घर में जो है क्लटर बन जाता है, और इस तरह जो है ना, आग जब ज़्यादा पास लगी हो तो आग का खतरा भी ज़्यादा होता है। घर में गंदगी, अनहाइजीनिक फील होता है, और पीपल जो है गेस्ट को थोड़ा कम इनवाइट करते हैं क्योंकि घर में इतनी चीज़ें होती हैं, मेहमानों को कहाँ बैठाना है। तो ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स में क्या आता है कि रोज़ाना के कामों में भी ज़रा मुश्किल होती है। सफाई करनी है तो इतना गंद पड़ा हुआ है, वो नहीं जब तक फेंकने होगा तो सही से सफाई कैसे होगी? अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें होर्डिंग डिसऑर्डर वाकई में है? कि ये नहीं है कि अब हमने एक चीज़, एक क्राइटेरिया देखा तो अब वो मतलब कि अब ये उसमें बीमारी है। इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज है। डिफरेंट क्राइटेरियाज क्या हैं कि परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी डिस्कार्डिंग पोजेशन, कि बार बार हमें ये डिफ़िकल्टी फील होती है रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू। हमें उसकी असल जो कदर है उससे ज़्यादा फील होता है कि ये ज़्यादा ही हमारे लिए अहम है। उसका दूसरा क्राइटेरिया है, इसको जो है डिफ़िकल्टी ड्यू टू नीड टू सेव आइटम्स, और डिस्ट्रेस व्हेन डिस्कार्डिंग, जब हमने इसको फेंकना होता है तो हमें डिस्ट्रेस फील होता है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि इसमें जब हम चीज़ें इकट्ठे करते हैं तो क्लटर बन जाता है, जो ज़्यादा एरिया है वो जगह घेर लेता है, मतलब सामान जो है इंटरफेरेंस विद इंटेंडेड यूज़, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं होता लेकिन फिर भी हमने उसका संभाला होता है। जो चौथा क्राइटेरिया वो क्या है कि इससे अगर हम उसको फेंकने की कोशिश करें तो इससे अक्सर डिस्ट्रेस फील होता है और इम्पेयरमेंट। तो आगे पांचवा जो क्राइटेरिया है, ये किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं है कि आपके दिमाग में कोई चोट लगी है या सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है। ये जो है बस वैसे ही में उनको जो है ना ऐसे लगता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं बाहर फेंकना। जो पांचवा आई गेस छठवां क्राइटेरिया है वो है कि इसको कोई दूसरा डिसऑर्डर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना ही ओसीडी, ना ही कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ना स्किज़ोफ्रेनिया, और ये सारे डिसऑर्डर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद होर्डिंग स्पेसिफायर क्या है कि जब ज़्यादा एक्सेसिव एक्विजिशन, जो पर्सन जो है एक्सेसिवली एक्वायर करता है अननीडेड आइटम को, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही, एक तो बंदा होता है ना नॉर्मली, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को इकट्ठा करने शुरू कर देना। एक नॉर्मल ये होता है कि खैर एक चीज़ रख लो बाकी फेंक दो, लेकिन एक जो होता है उसको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। इनसाइड स्पेसिफायर में क्या आता है कि कुछ लोगों को पता लग जाता है कि ये जो है प्रॉब्लमेटिक है बिहेवियर, ये बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन कुछ को लगता है कि ये जो है बिलीव, उनको लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इसमें वाकई हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो ये पुअर इंसाइट है। और एब्सेंट इंसाइट में क्या होता है कि बंदे को पूरा यकीन होता है कि मेरा जो ये बीमारी है कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक मैं कर रहा हूँ। तो हमने जो ओसीडी का ओवरऑल टॉपिक पढ़ा उसमें ये उसका एक कोई कंपैरिजन टेबल है, इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इनकी आपने डेफिनेशन याद करनी है और चेंजेस क्या हुए DSM-5 में, ओसीडी को एंजाइटी डिसऑर्डर में चेंज कर दिए। ये सारे हम इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मेरे नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से मेरे लेक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन ये वाले पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैंने कभी यहाँ से नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे से यहाँ से नहीं पढ़ा जाता। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरा लेक्चर देखा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।